Gujarat State Board of School Textbooks, Social Studies, Standard 8, Chapter 6, Freedom Movements 1885 AD to 1947 AD। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो अभी तक हमने कवर किया है अप टिल रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ एब्रॉड। तो पार्ट 1 आपको, मेरे को पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया होगा ताकि आपके और फ्रेंड्स, आपके और स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा सकें। और अगर आपने नहीं करा है तो अभी आप ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए, वेलकम बैक फॉर पार्ट 2। मानगढ़ मैसेकर, नवंबर 17, 1913। मानगढ़ कहाँ पर है? मानगढ़ गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर है। पंचमहल डिस्ट्रिक्ट गुजरात के पास में। सुंठ, बांसवाड़ा, डूंगरपुर राजस्थान की तरफ से इन दोनों के जो एरिया मिलता है वहाँ पर ही मानगढ़ है। मानगढ़ में छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी हैं। और अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो है गोविंद गुरु, जिनको गोविंद गिरी के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने एक भगत मूवमेंट चालू करी थी। तो मानगढ़ और इसके आसपास के एरिया में बहुत सारे आदिवासी यानी कि ट्राइबल्स, भील, वो रहते हैं। तो उनके जो भगत मूवमेंट थी ये गोविंद गुरु ने, यानी कि गोविंद गिरी भी उनको कहा जाता है, उन्होंने स्टार्ट करी थी। उनकी ब्लाइंड फेथ हटाने के लिए, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट दिलाने के लिए, आत्मसम्मान दिलाने के लिए, और उनकी जो गलत धारणाएं थी, ब्लाइंड फेथ थी, वो सब उनका मिटाने के लिए, जो रूढ़िवादी थी, सुपरस्टिशन था, जो उनके खराब कस्टम थे, इविल कस्टम थे, क्रूर कस्टम थे, वो सब हटाने के लिए। और साथ में उनके मिल जाते हैं फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिशर्स और अलाइज नेटिव लोकल रूलर्स जो थे वहाँ के, उनसे उनको आज़ादी भी दिलाने के लिए ये मूवमेंट चालू हुई थी। तो ये 17 नवंबर 1913। इसके बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से है कि, हालांकि आपकी बुक में नहीं है ये बैकग्राउंड, लेकिन बैकग्राउंड ऐसी है कि गोविंद गुरु जो थे उनको अंग्रेज़ी सरकार ने अरेस्ट कर लिया था, मगर उनको छोड़ना पड़ा ड्यू टू हैवी प्रेशर फ्रॉम लोकल पीपल, यानी कि ट्राइबल्स, यानी कि भील, यानी कि आदिवासियों के प्रेशर के वजह से उनको छोड़ना पड़ा। तो वो उनको छोड़ दिया गया। उसके बाद में नवंबर 13 के आसपास में कुछ भील, एक आध पुलिस पिकेट, यानी कि पुलिस की चौकी, पुलिस का जहाँ पे वो था वहाँ पे उन्होंने अटैक किया और एक आधा कांस्टेबल मर गया और एक आधा कांस्टेबल को वो बंदी बना के ले आया, यानी कि प्रिजनर बना के ले आया। ये इस तरीके से कहानी चलती है। तो वो वहाँ पर फिर ब्रिटिश हुकूमत और जो वहाँ के लोकल, उस एरिया के राजसीय परिवार जो थे, लोकल रूलर्स, उनकी आर्मीज़ और ब्रिटिश आर्मीज़ मिलके इनको बोलते हैं कि आप डिसबैंड कर जाइए। यानी कि ये एक अपना इन्होंने थोड़ा, सारे के सारे भील इकट्ठे हो गए, करीब बहुत सारे भील मानगढ़ की पहाड़ियों पे इकट्ठे हो गए। वहाँ पे इन्होंने एक डिफेंसिव पोजीशन बना ली। तो इनको बोला गया कि आप यहाँ से डिसबैंड हो जाइए, वापस चले जाइए, लेकिन ये लोग नहीं माने। इन्होंने भी अपनी तरफ से जो अपनी मांगे थी वो इन्होंने भेज दी ब्रिटिशर्स को। तो यहाँ पर जो है ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर गोलियां चलाई, जिसमें ये इंसिडेंट हुआ नवंबर 17, 1913 पे।
खैर, ये जो मैंने आपको कहानी बताई है इनका कि नवंबर 13 से लेके नवंबर 17 के बीच में क्या हुआ, तो नवंबर 15 पे उनकी आखिरी तारीख थी कि उनको डिसबैंड करना है, वापस चले जाना है। वो उन्होंने नहीं माना, उन्होंने उल्टा अपनी पिटिशन भेज दी कि हमारे को ये चीज़ चाहिए है। ये चीज़ आपके पार्ट में नहीं आ रही, नवंबर 13 से लेकर नवंबर 17 तक का आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है। तो नवंबर 17 को ब्रिटिश और अलाइड फोर्सेस जो थी, यानी कि आसपास के राजाओं की, इंडियन राजाओं की जो फोर्सेस थी, उन्होंने ये मानगढ़ की हिल्स पे बैठे हुए जो ट्राइबल्स थे, आदिवासी थे, भील थे, उनके ऊपर अटैक कर दिया। और ऐसा माना जाता है कि 1200 से 1200 एंड अबव ट्राइबल्स, आदिवासी भील मारे गए, इसमें शहीद हुए। ये भगत मूवमेंट को ब्रूटली, बहुत बुरी तरीके से सप्रेस किया गया, दबाया गया। गोविंद गुरु, यानी जिनको दूसरे नाम से बोला जाता है गोविंद गिरी, उनको अरेस्ट कर लिया गया। बाद में उनको रिलीज भी कर दिया गया, और वो बाद में काम्बोई लिमड़ी डिस्ट्रिक्ट, दाहोद दाहोद डिस्ट्रिक्ट में, लिमड़ी तालुका में, काम्बोई विलेज में वो उन्होंने बाद में रहे। तो ये थी मानगढ़ मैसेकर की कहानी। मानगढ़ मैसेकर को अभी मैं बाद में आपको फिर से बताऊंगा, थोड़ी देर के बाद में उसके बारे में फिर से रेफरेंस लेके आऊँगा। मीनवाइल ये एक आपको बोला गया है आपकी बुक द्वारा कि धार की ध्राद्वाव और व्यारा के मोमेंट्स के बारे में भी अपनी टीचर से पूछिए। तो ज़रूर पूछेगा अपनी टीचर से। वैसे मैं आपको ये बता देता हूँ कि ध्राद्वाव में भी मैसेकर हुआ था, और उसमें भी करीब 1000 से ज़्यादा लोगों को मारा गया था। वो भी बहुत ब्रूटल मैसेकर रहा था। अब हम आगे आते हैं, गांधी जी इज अराइवल इन इंडिया। गांधी जी, जिनको कि आप अच्छे से जानते हैं कि उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, इनकी फ़ोटो भी दिखाई हुई है यहाँ पे। आप उनको महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं, साबरमती के संत के नाम से भी जानते हैं, फादर ऑफ द नेशन के नाम से भी जानते हैं, नॉन वायलेंट मूवमेंट इन इंडिया स्टार्ट करने वालों के नाम से भी जानते हैं। गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, इस तरह के बहुत सारी चीज़ों से आप उनको जानते हैं। लेकिन अभी वो सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी थे, वो अभी महात्मा नहीं थे, साबरमती के संत भी नहीं थे, फादर ऑफ द नेशन भी नहीं थे। ये सब उन्होंने अभी अचीव करना बाकी था। अभी अभी तक जो वो अचीव करके आए थे वो ये था कि वो साउथ अफ्रीका में उन्होंने एक सफल आंदोलन, एक सफल सत्याग्रह चलाया था अपार्थीड के खिलाफ। अपार्थीड क्या होता है अभी आप पूछोगे, तो वो अपार्थीड होता है कि गोरे और कालों के बीच में भेदभाव करना। साउथ अफ्रीका के लोग, अफ्रीका के लोग ऐसा कह लीजिए कि काले रंग के हैं, नीग्रो जैसे हैं, और वहाँ पे भी अंग्रेज़ों का शासन था। जैसे इंडिया में था वैसे ही वहाँ पे भी था। तो वहाँ पे गोरे और कालों के बीच में भेदभाव किया जाता था। ये गोरे और कालों के बीच के भेदभाव को अपार्थीड कहा जाता है। तो अपार्थीड के खिलाफ ये गांधी जी ने, भाई हम तो उनको अभी भी गांधी जी ही बोलते हैं, तो गांधी जी ने एक सक्सेसफुल सत्याग्रह चलाया था। अब वो 1915 में इंडिया आ जाते हैं। गांधी जी जो हैं वो इंस्पायर होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो थोड़ा टाइम पहले आपने गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में पढ़ा था। वो 1885 में जब हिंदी महासभा का स्टार्टिंग हुआ था, इनाग्रेशन हुआ था, एओ ह्यूम ने जब वो फाउंडेशन रखी थी 1885 में, यहाँ पर 28 दिसंबर 1885,
तो तब ये हिंदी राष्ट्र महासभा, इसके 72 डेलीगेट्स थे, जिसमें से एक गोपाल कृष्ण गोखले भी थे। तो गांधी जी जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले जी से इंस्पायर होके आए थे इंडिया। और ये 1885 से लेके 1915 यानी कि 15 और 15 30 इयर्स लेटर गोपाल कृष्ण गोखले जी अभी भी सक्रिय थे, अभी भी इंडिपेंडेंस मूवमेंट में सक्रिय थे, इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भाग ले रहे थे। तो अब जब वो इंडिया आते हैं तो पहले उनको कुछ पता नहीं होता, क्योंकि वो तो बाहर से ही आए हैं। उन्होंने तो अपनी, हालांकि वो पोरबंदर के रहने वाले थे, गुजरात के पोरबंदर के, लेकिन उन्होंने अपनी एजुकेशन तो इंग्लैंड से करी, एजुकेशन इंग्लैंड से करी, लॉयर बने, बार एट लॉ, और फिर वो चले गए साउथ अफ्रीका। वहाँ पे उन्होंने अपनी प्रैक्टिस करी, वहाँ पे उन्होंने एक सत्याग्रह भी किया, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया है। तो उसके बाद में वो इंडिया आए। अब इंडिया के बारे में वो कुछ जानते नहीं थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो ज़रा समझते हैं कि क्या है इंडिया में, क्या चल रहा है, क्या है इंडिया के गरीबी का रहस्य। तो ये सब चीज़ें करने के लिए उन्होंने पूरे इंडिया में ट्रैवल करा, क्या कंडीशंस यहाँ पे प्रिवेल कर रही हैं, क्या चीज़ है, उसका पूरे इंडिया भर में ट्रैवल करके उन्होंने निष्कर्ष निकाला, यानी कि उसका सॉल्यूशन निकाला, सॉल्यूशन तो नहीं, उसका कारण निकाला कि एक्सप्लॉयटेशन बाय द ब्रिटिशर्स इज़ द रूट कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। यानी कि जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, जो जो ब्रिटिशर्स जो इंडियंस के ऊपर जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनको एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, उनका वो है रूट कॉज, बेस कारण वो है इंडिया में पावर्टी, गरीबी का। तो आगे जाके उन्होंने अभी ये सब, अभी इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए अभी बहुत काम करना है उन्होंने, और बहुत सारी उपलब्धियां भी लेनी हैं। लेकिन फ़िलहाल वो सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी हैं, अभी महात्मा नहीं है, साबरमती के संत नहीं है। उन्होंने ही 1915 में पहले कोचरब आश्रम स्टार्ट किया, और फिर साबरमती आश्रम 1917 में स्टार्ट किया। ये दोनों आश्रम अहमदाबाद गुजरात में ही हैं। उनके शुरुआती सत्याग्रह के नाम थे, एक तो चंपारण सत्याग्रह और एक खेड़ा सत्याग्रह। इसमें उनके कुछ महत्वपूर्ण साथी उनके साथ में आए। उनमें से एक थे वल्लभ भाई पटेल, जिनको आप बाद में जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाने गए, या लौह पुरुष। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में आप सब जानते हैं कि वो क्या बने इंडिया के। अभी हम आते हैं चंपारण सत्याग्रह पे। चंपारण सत्याग्रह के पहले हम जरा ये समझ लें कि चंपारण है कहाँ। चंपारण है बिहार में, हिमालय के निचली पहाड़ियों में, ऑन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज इन बिहार। यहाँ पे इंडिगो, इंडिगो होती है नील, नील यानी कि जो नीला रंग, जो आपके वाइट शर्ट्स, वाइट पैंट्स, वाइट कपड़ों पे जो नीला रंग लगाया जाता है, वो नील। तो नील की खेती भी यहाँ पर होती है। यहाँ पर एक अजीब वो सिस्टम लगाया उन्होंने, अंग्रेज़ों ने। यहाँ पे वो क्या कहते हैं, लगान वसूल करने का। लगान आप जानते ही हो कि क्या होता है, टैक्स या फिर रेवेन्यू, उसको लगान भी कहते हैं। उसको पहले लगान ही कहते थे। आप मूवी लगान की बात समझ लो तो भी अच्छी बात है, क्योंकि मूवी लगान में भी लगान यानी कि टैक्स यानी कि रेवेन्यू के ऊपर ही वो क्रिकेट का मैच हुआ था। तो ये जो लगान लगाया गया, ये जो टैक्स लगाया गया, ये जो रेवेन्यू लगाया गया, ये कुछ इसका कैलकुलेशन ऐसा था कि ये एक लैंड के पीस को 20 पार्ट्स पे डिवाइड कर दो, उसमें से 3 पार्ट्स के ऊपर इंडिगो यानी कि नील उगाना है। यानी कि 3/20 पार्ट ऑफ द लैंड जो है उसके ऊपर नील इंडिगो उगाना है।
इसको उन्होंने नाम दिया 3 कथिया। ये 3 कथिया उगा के ब्रिटिशर्स को दे देना है। ये उनको बहुत बहुत ज़्यादा भारी लगा कि 3 आउट ऑफ 20, मतलब 20 में से 3 पार्ट का जो है वो हमको टैक्स में देना है ब्रिटिशर्स को। तो एक शख्स थे मिस्टर राजकुमार शुक्ला, ये चंपारण में किसान थे। इन्होंने गांधी जी को चिट्ठी लिखी कि यहाँ के फार्मर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, यहाँ के किसानों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात उनको पेश आ रहे हैं, तो इनका भी कुछ आप आके समाधान करिए। गांधी जी वहाँ गए। गांधी जी आए मोतीहारी। मोतीहारी में जो मैजिस्ट्रेट था उसने देखा कि गांधी जी आए हैं। थोड़ा बहुत तो उसको भी पता ही था कि गांधी जी कौन है, इन्होंने साउथ अफ्रीका में क्या किया। शासन तो एक ही था ब्रिटिशर्स का, साउथ अफ्रीका में भी और इंडिया में भी। तो उसने सेंस किया कि कुछ तो तकलीफ़ है यहाँ पर, ये शख्स जो आया है ये कुछ तकलीफ़ करेगा और जिससे यहाँ की पीस, यहाँ की शांति भंग होएगी। तो उसने कहा कि भैया गांधी जी, आप ज़रा तत्काल इमीडिएटली यहाँ से चले जाइए। तो गांधी जी ने ये बात नहीं मानी और उन्होंने स्टे करना चाहा। उन्होंने इसका इसके नोटिस का, यानी कि ऑर्डर नोटिस जो मर्ज़ी कह लीजिए, उसको माना नहीं, डिसोबे किया और नहीं गए। बाद में उनको परमिशन भी दे दी गई कि वो रह सकते हैं यहाँ पे, यानी कि चंपारण मोतीहारी में, और प्रॉब्लम्स जो है फार्मर्स की वो समझ सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, सत्याग्रह कर सकते हैं, और वो सक्सेसफुल भी हुए। इसके बाद में नेक्स्ट सत्याग्रह उनका आता है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह जो है वो 1917 में हुआ है। खेड़ा की कहानी इस तरह से चलती है कि 1917 में बहुत ज़्यादा बरसात हुई। अभी आप लगान पिक्चर में देखोगे तो वहाँ पे सूखा पड़ा था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात होती है, बहुत ज़्यादा बरसात होती है, और उसके बाद में जो क्रॉप्स होते हैं, जो फसल होती है, वो सारी बह जाती है, वो मतलब डूब जाती है पानी में, जो मर्ज़ी कह लीजिए, लेकिन वो क्रॉप्स फेल हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। यानी कि किसान को तो टोटल नुकसान हो गया ना, उसके सारे मेहनत पे नुकसान हो गया, अब वो अगली बरसात तक क्या करेगा। खैर गवर्नमेंट जो है वो तो निर्दयी थी और उसने कहा कि नहीं, हम टैक्स तो लेंगे, हम लगान तो लेंगे, हम रेवेन्यू लेंगे, हम वेव नहीं करेंगे ये। तो अब रेवेन्यू के लिए, ये लगान के लिए, ये सत्याग्रह के लिए लीडरशिप आई। इसमें लीडरशिप में थे मोहनदास करमचंद गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल, जो जैसे मैंने आपको बताया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि लौह पुरुष। अभी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपाधि उनको नहीं मिली थी, ना ही लौह पुरुष की उपाधि मिली थी। तो एम के गांधी और वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल जो थे वो भी लॉयर थे। उन्होंने भी अपनी लीगल प्रैक्टिस छोड़ के सोशल सर्विस ज्वाइन करना करा। तो लीडरशिप जो थी उन्होंने, यानी कि गांधी जी और पटेल जी ने, उन्होंने डिसाइड किया कि हम टैक्स, लगान, रेवेन्यू नहीं देंगे। गवर्नमेंट ने कहा कि हम फार्मर्स का, जो खेत, जो किसान है, उनका लैंड हम कॉन्फेस्टिकेट कर लेंगे, हम हथिया लेंगे, उनका, उनकी ज़मीन को हम हथिया लेंगे टैक्स वसूलने के लिए। तो गवर्नमेंट ने उनकी ज़मीन हथिया ली। अब उसमें इस टाइम पे जब गवर्नमेंट ने वो ज़मीन, वो लैंड, वो खेत हथियाए, तब उसमें अनियन के, यानी कि प्याज का क्रॉप उग रहा था, जिसको आप डुंगरी भी कहते हो,
तो वो उग रहा था। अब क्रॉप जो था, प्याज का फसल जो थी वो कटाई यानी कि बाहर निकालने के लिए तैयार थी, रेडी थी। तो गांधी जी ने बोला मोहनलाल पंड्या को कि आप हार्वेस्ट कर दीजिए, आप कटाई कर दीजिए, यानी कि आप कटाई वगैरह तो हार्वेस्ट तो अलग चीज़ में बोला जाता है, यहाँ पे आप प्याज को ज़मीन से बाहर निकाल लीजिए। तो मोहनलाल जो थे उन्होंने, मोहनलाल पंड्या ने, उन्होंने बात मान ली और उन्होंने प्याज बाहर निकाल लिया। उनको पकड़ लिया गया। 15 दिन के लिए उनको इम्प्रिजनमेंट हुई, जेल हुई। 15 दिन के बाद में वो छूटे। उनको नाम दिया गया दुंगली चोर, यानी कि अनियन चोर, यानी कि प्याज चोर। कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। कॉम्प्रोमाइज़ ये हुआ कि जो वेल टू डू फैमिलीज़ हैं वो टैक्स यानी कि रेवेन्यू यानी कि लगान देंगे, जो गरीब लोग हैं वो नहीं देंगे। इससे सीख क्या मिली? इससे सीख मिली भारतीय लोगों को पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ रिनंसिएशन, कि अगर भारत के फार्मर्स, भारत के आवाम, भारत की जनता यूनाइटेड हो, इकट्ठी हो, तो वो ये सब चीज़ कर सकती है कि वो कहे कि मैं टैक्स नहीं दूंगी, मैं लगान नहीं दूंगी, मैं ये काम नहीं करूंगी। जो भी चीज़ उनको फोर्सफुली बोला जाए ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो मना कर सकते हैं और गवर्नमेंट को उनका बात माननी पड़ेगी। तो ये पावर का एहसास हुआ भारतीय जनता को पहली बार। अब हम आते हैं राउल्ट एक्ट 1919 पे। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर। गवर्नमेंट ने ड्यूरिंग द वॉर, गवर्नमेंट काफ़ी सारे वो एक्ट्स पास करती है जिससे कि वो आसानी से वो सारे एडमिनिस्ट्रेशन कर सके और साथ में बॉर्डर पे भी लड़ सके। उसका कंसंट्रेशन जबकि बॉर्डर पे होता है तो वो भी अंदर में विद इन द कंट्री भी वो आराम से गवर्न कर सके, इसके लिए काफ़ी सारे एक्ट्स पास कर देती है। तो वैसे एक्ट्स जो होते हैं वो वॉर के बाद में वो विड्रॉ कर लिए जाते हैं। तो खैर ये गवर्नमेंट ने वो विड्रॉ नहीं करे। इनफैक्ट राउलेट एक्ट जो था वो लगा दिया। उसके जो उन्होंने पहले लगाए थे सख्त नियम, उसके अलावा राउलेट एक्ट और पास कर दिया 1919 में, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और राउलेट एक्ट में क्या था कि इनडिस्क्रिमिनेट पावर आ गई गवर्नमेंट के पास में कि वो किसी को भी बिना कारण बताए अरेस्ट कर सकते हैं। एनी पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट गिविंग एनी रीज़न। और उसका ट्रायल होगा यानी कि उसकी सुनवाई होगी स्पेशल कोर्ट में, और उसको इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल भी करा जा सकता है। इससे क्या हुआ? लोगों का फ्रीडम जो था वो ख़त्म हो रहा था। लोगों ने अपोज किया, विद्रोह किया इसके अगेंस्ट में कि एक ब्लैक एक्ट है, ये काला कानून है। इसके अगेंस्ट में सत्याग्रह हुए, बहुत कुछ हुए। लेकिन यहाँ पर और एक चीज़ होती है, वो होती है जलियांवाला बाग मैसेकर, अप्रैल 13, 1919। ये मैंने जैसे आपको बताया कि जो राउलेट एक्ट आया था इसके विरोध में, इसके लिए नहीं, इसके विरोध में पूरे भारतवर्ष में, पूरे इंडिया भर में बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे, बहुत सारी जगह मार्चेस हो रहे थे उसके कि ये वापस लिया जाए राउलेट एक्ट, जिसको ब्लैक लॉ, काला कानून भी कहा गया था।
और इसको वापस लेने के लिए बहुत सारे प्रोटेस्ट, बहुत सारे मार्चेस, बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो सिचुएशन ये थी। और पंजाब, अभी हम आते हैं पंजाब में। पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग के ऊपर अगर हम आए तो जलियांवाला बाग जो है वो एक पार्क है अमृतसर में, एक छोटा सा पार्क है। अभी अमृतसर में भी ये प्रोटेस्ट हो रहे थे राउलेट एक्ट के अगेंस्ट में, जहाँ पे अमृतसर यानी कि पंजाब के दो प्रिय नेता थे, बहुत ही प्रिय नेता थे उनके, वो डॉक्टर सैफुद्दीन खिचू और डॉक्टर सत्यपाल। उनको गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया था राउलेट एक्ट का विरोध करने के लिए, और लोग सड़कों पे उतर आए थे उनको छुड़वाने के लिए कि उनको रिलीज़ करा जाए। अच्छा, इसी टाइम पे अब हम डेट पर वापस कंसंट्रेट करते हैं। डेट जो है अप्रैल 13, 1919। अप्रैल 13, 1919 की डेट जो है ये होती है पंजाब में वैसाखी की डेट। वैसाखी की डेट में नया साल जैसा शुरू होता है, विक्रम संवत का नया साल शुरू होता है, हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है। पूरे इंडिया भर में ये हार्वेस्ट फेस्टिवल के नाम से मनाया जाता है, यानी कि उस टाइम पे हार्वेस्ट करा जाता है, फसलों को काटा जाता है और उसके बाद में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और साथ में विक्रम संवत का भी शुरुआत होता है, तो उसका भी इम्पोर्टेंस है। ये सारे लोग इसमें अपने सुबह उठ के प्रातःकालीन नहाते हैं, नदियों में जाके नहाते हैं, और ये साउथ तक चलता है ये फेस्टिवल। कृष्णा, कावेरी सारी नदियों में जाके नहाते हैं, पंजाब में भी नहाते हैं, सब जगह नदियों पे जाके नहाते हैं। और साथ में सिखों के लिए पंजाब में और एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसी दिन गुरु गोबिंद सिंह ने सिखों की शुरुआत करी थी, तो वहाँ पे खालसा पंथ, जो सिखों का पंथ है खालसा पंथ, उसकी शुरुआत हुई थी। फिर राजा रंजीत सिंह को भी इसी दिन गद्दी पे चढ़ाया गया था, गद्दी पे चढ़ाया गया था, यानी कि वो भी इसी दिन राजा बने थे। तो ये वैसाखी यानी कि 13 जनवरी का दिन बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेशन का दिन होता है पंजाब में। अब आप ये बातों से समझ जाएं तो अच्छी बात है। तो वहाँ पे सारे लोग, हालांकि लिमिटेशंस लगाई गई थी, रिस्ट्रिक्टिव एक्ट्स लगाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि रॉलेट एक्ट का विरोध चल रहा था देश भर में और पंजाब में भी। तो रिस्ट्रिक्टिव लॉज भी लगे हुए थे कि ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी लोग इकट्ठा हुए और बहुत भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। अब विरोध भी चल रहा था और फेस्टिवल भी था, दोनों चीज़ थी। अब जनरल डायर जो बंगाल रेजिमेंट के चीफ थे वहाँ पे, और पंजाब में स्टेशन थे, और पंजाब के वो कमांडिंग ऑफिसर थे, मिलिट्री कमांडर थे। तो उन्होंने ये देखा कि भाई यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लोग जमा हो गए हैं जलियांवाला बाग में, तो इसका कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि भाई शूट करो। और ये उनकी मिलिट्री जो थी, उनकी जो आर्म फोर्सेस जो थी, आर्मी जो थी, उन्होंने, अंग्रेज़ों की आर्मी ने शूट करना चालू किया। और उन्होंने तब तक गोलियां चलाईं जब तक कि सारी गोलियां ख़त्म नहीं हो गई। यहाँ पे नोट करिए कि ये पुलिस नहीं थी, ये मिलिट्री थी। मिलिट्री के पास में गोलियां ज़्यादा होती हैं, पुलिस के पास कम होती हैं। मिलिट्री के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में गोलियां होती हैं, बहुत ज़्यादा काउंट में गोलियां होती हैं। तो कितने लोगों को मारा होगा इन्होंने। खैर, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि 1000+ लोगों को मारा है यहाँ पे, और बहुत सारे लोग इंजर हुए उसके अलावा भी। मार्शल लॉ इम्पोज करा गया यहाँ पे। पीपल ऑफ पंजाब जो थे, लोगों को, पंजाब के लोगों को टॉर्चर किया गया। पूरी दुनिया में डर का माहौल पैदा हो गया।
ये इम्पीरियलिस्ट रिजीम, जो इंग्लैंड की इम्पीरियलिस्ट रिजीम थी, इसके खिलाफ फियर्स ऑपोजिशन हुई पूरे कंट्री में, पूरे इंडिया भर में। गांधी जी ने गांधी जी को उनको केसर हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। उनको केसर हिंद का सर्टिफिकेट दिया गया था, उन्होंने वो लौटा दिया। रविंद्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड यानी कि सर की उपाधि दी गई थी। इंग्लैंड में नाइटहुड, इंग्लैंड में सर की उपाधि दी गई थी, उन्होंने वो लौटा दी। सोचिए कितना ज़्यादा आक्रोश था लोगों में भी और हमारे लीडर्स में भी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि ये मानगढ़ मैसेकेयर पे हम वापस आएंगे, उसके बारे में कुछ वापस बताएंगे आपको। तो मानगढ़ का मैसेकेयर जो था वो 1913 में हुआ था, और ये जो जलियांवाला बाग हुआ था ये 1919 में हुआ था। 6 साल बीच में, 6 साल के अंतराल पे हुआ था। मानगढ़ का मैसेकर में करीब 1200 लोग मारे गए थे। वो काफ़ी हद तक दबा दिया गया था, क्योंकि वो रूरल एरिया में हुआ था, ट्राइबल एरिया में हुआ था, पहाड़ी एरिया में हुआ था। वो काफ़ी हद तक दबा दिया गया था। तो वहाँ उसके बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं पहुँची थी उस टाइम पे, और वो खैर वो पुरानी बातें हैं, वो ये आपकी बुक्स में भी नहीं लिखी हुई है ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ। मानगढ़ मैसेकेयर को साथ में दूसरे नाम से भी बोला जाता है, उसको बोला जाता है आदिवासी जलियांवाला बाग, नहीं तो उसको ऐसे भी बोला जाता है जलियांवाला बाग ऑफ वागाड। तो ये अभी, और मैंने आपको और एक चीज़ बोली थी, वो अगर आपको याद आए तो ये मैंने आपको बोला था कि अपनी टीचर से इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूर भूलिएगा कि ध्रादवाव और व्यारा के बारे में, जो वहाँ के ट्राइबल मूवमेंट्स थी, जो वहाँ के इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी, उसके बारे में बताएं। आपको जरा सा इसमें बता देता हूँ कि ध्रादवाव जो था वहाँ पे भी मैसेकर किया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा, और उसमें भी 1000+ भारतीयों की जाने गई थी, उसमें भी ट्राइबल्स थे। तो ये कुछ आपको जानकारी दे रहा हूँ, साथ में जानकारी आप 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी जी ने स्टार्ट करी थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में दो पार्ट होते हैं, एक होता है नॉन कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट और एक होता है कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट। नॉन कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट में डिरोगेटरी एस्पेक्ट्स रहते हैं, जैसे बॉयकॉट ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस, लेजिस्लेचर्स, कोर्ट्स, इंस्टीट्यूट्स, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, उनको जला दिया गया। यानी कि अगर साधारण भाषा में बोले तो नॉन कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स का मतलब कि जो उल्टे एस्पेक्ट्स हैं उसके, वो जैसे स्कूल कॉलेजेस का बहिष्कार करना, लेजिस्लेचर्स का बहिष्कार करना, कोर्ट्स का बहिष्कार करना, इंस्टीट्यूट्स, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, जो क्षेत्रीय गवर्नमेंट है उसका बहिष्कार करना, फिरंगी गुड्स जो आते हैं, जो फिरंगी सामान इंडिया में आया बन के इंग्लैंड से, उसका बहिष्कार करना, फिरंगी सामान जो बन के आया उसको जला देना। वेल नोन लॉयर्स जैसे जो थे वो इसके साथ जुड़े। उन्होंने अपनी प्रैक्टिस, अपनी लॉ की एडवोकेसी ये सब छोड़ दी। उन्होंने अपनी लाइफ डिवोट करी सोशल सर्विस की तरफ, और सर्विस टुवर्ड्स द नेशन, देश के लिए, सेवा के लिए न्यौछावर करी उन्होंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस, अपनी एडवोकेसी, सब कुछ। इसमें से प्रमुख नाम थे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने अपने टाइटल्स जो इनको दिए गए थे ब्रिटिशर्स द्वारा वो भी वापस दे दिए।
प्रिंस ऑफ वेल्स। प्रिंस ऑफ वेल्स यानी कि जो इंग्लैंड का जो राजकुमार है, जो अगला राजा बनेगा, इंग्लैंड का अगला राजा जो बनेगा, वो प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया इसी मूवमेंट के दौरान, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान। तो उसके अराइवल के लिए भी पूरे प्रोटेस्ट हुए। वो प्रोटेस्ट कैसे हुए? स्ट्राइक्स, बंद्स, ये सब की तरफ से, जुलूस। इसके कुछ कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स भी थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के। कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स थे जैसे यूज़ ऑफ स्पिनिंग व्हील। स्पिनिंग व्हील का मतलब एक चरखा, जो खादी बनाने के लिए, जो बेसिक इंडियन क्लॉथ जो होता है वो खादी था। रुई से जो धागा बना, उस धागे से बनी खादी। तो यूज़ ऑफ द स्पिनिंग व्हील, चरखा, हर घर में चरखा। खादी प्रोडक्शन चालू हुआ। प्रोपोगेशन ऑफ स्वदेशी गुड्स, भारत में बना हुआ सामान ही यूज़ करेंगे, बाहर का बना हुआ सामान हम नहीं लेंगे। प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल यानी कि दारू का बहिष्कार। अनटचेबिलिटी, छुआछात का बहिष्कार। हिंदू मुस्लिम एक होंगे, हिंदू मुस्लिम एकता। स्कूल्स कॉलेज स्टार्ट करेंगे। ऊपर में आपने देखा कि बहिष्कार जहाँ हो रहा था वहाँ पे स्कूल्स कॉलेजेस को बंद किया गया, उनको जाना बंद कर दिया गया। यहाँ पे स्कूल्स कॉलेज स्टार्ट करे गए कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट में। कैसे? जैसे गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, बनारस विद्यापीठ, जामिया मिलिया विद्यापीठ, इस तरह के स्कूल्स स्टार्ट हुए। लोकल इश्यूज भी साथ में जोड़े गए, जैसे वन सत्याग्रह, गुंटूर आंध्र प्रदेश में। आसाम में टी गार्डन का लेबर मूवमेंट। महात्मा गांधी जो थे वो नॉन वायलेंट सत्याग्रह करते थे। 1922 में चौरी चौरा, गोरखपुर जो है यूपी में, वहाँ पे चौरी चौरा है, वहाँ पे वो हाँ, तो 1922 में चौरी चौरा जो गोरखपुर में है यूपी में, वहाँ पे एक पीसफुल प्रोसेशन निकाला जा रहा था फार्मर्स, किसानों के दौरान। पुलिस ने उसके ऊपर फायर करा। भीड़ को गुस्सा आ गया, भीड़ ने अटैक कर दिया पुलिस स्टेशन पे और पुलिस स्टेशन को जला दिया। 22 पुलिसमैन मरे उसमें। गांधी जी ने सुना इसके बारे में और अनाउंस किया पोस्टपोनमेंट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पोस्टपोन किया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला कौन रहा था? गांधी जी। अरेस्ट हुए गांधी जी। गांधी जी ने लोगों को कहा कि आप धैर्य रखिए और अनकंस्ट्रक्टिव काम में भाग मत लीजिए, यानी तोड़फोड़ मत करिए। आप धैर्य और शांति बना के रखें। इसी बीच स्वराज पार्टी का गठन हुआ। स्वराज पार्टी का गठन करा ताकि मोतीलाल नेहरू जी और चित्तरंजन दास जैसे लोग जो हैं वो असेंबली इलेक्शंस में भाग ले सकें, एक ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम लोगों को दिखाया जा सके। वंस अगेन वीडियो की लिंक देखते हुए हम पार्ट 2 को यहाँ पर एंड करते हैं। पार्ट 3 बहुत ही जल्द आपके पास में वापस लेकर आऊँगा और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपने इससे बहुत गेन भी करा होगा। और आप इसको ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और आपके जो और स्टूडेंट्स हैं उन तक भी इसको पहुंचाने में हमारी मदद करिए। जय हिंद।